ये कहानी है तब की जब सतोरू गोजो और सुगुरु गेतो सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे जुजुत्सु हाई में, जिसमें अभी यूजी एंड ग्रुप पढ़ाई कर रहे हैं या कहे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अंधेरी सुनसान तंग गलियों में गेटो कर्स्ड स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करते हुए एब्जॉर्ब करते हुए, साथ ही उनको ये मॉरली सोच रहा होता है ये उल्टी से भी गंदा टेस्ट करती हैं, क्योंकि शायद वो अकेला ही समझ पा रहा था कि लोग कितने बदतर हो सकते हैं। आखिरकार स्पिरिट्स लोगों के नेगेटिव इमोशन से ही तो बनती हैं। ये सीन गेतो की मेंटल स्टेट को दिखाता है। मेमे और उताही में आयोरी इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं उस मेंशन को जिसमें काफी समय से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। साथ ही कुछ लोग भी गायब हो चुके थे इस मेंशन से। जब ये मेंशन में पहुंचते हैं तो यहाँ पे काफी कचरा फैला हुआ होता है। आयोरी सेकंड फ्लोर और मेमे फर्स्ट फ्लोर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती हैं। आयोरी सारे कमरे देखती है पर चूहे के अलावा कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन वो इस चूहे से भी डर जाती है जुजुत्सु सॉर्सरर होने के बावजूद, और बाकी की जो बच्ची कसर रहती है वो मेमे पूरा कर देती है। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि मेमे कभी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आई ही नहीं थी। साथ ही मेमे बताती है कि वो इस जगह से कुल मिला के 3 बार गुजर चुकी है। ये मार्क उसका प्रूफ है। इसका मतलब ये है कि कर्स्ड स्पिरिट के जाल में फंस चुके हैं। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बात तो कंफर्म है कि ये कोई डोमेन नहीं है, ये एक टाइप का बैरियर है। ये कुछ देर और लगातार चलते हैं। ऑफ कोर्स इसी जगह से वो बार बार गुजरते हैं और कुछ राउंड्स के बाद इन्हें ये अंदाजा लग जाता है कि ये जो शेप है जिसमें ये गोल गोल घूम रहे हैं वो कोई डोनट शेप का नहीं है, वो बिल्कुल सीधा है। हर बार इन्हें इसी जगह पर पहुंचने में कभी 122 कदम, फिर अगली बार 203 कदम, उसे अगली बार 270 कदम लगे। मतलब हर बार दूरी अलग थी, यानी ये जगह बार बार सीधी लाइन में जुड़ रही थी। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है बैरियर तोड़ने के लिए इनको अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना है, वो भी फुल स्पीड से। इससे ये जगह सीधी लाइन में सही से नहीं ढल पाएगी, जिससे बैरियर टूट जाएगा। ये दोनों जैसे ही ऐसा करती हैं बैरियर टूट जाता है, साथ ही बिल्डिंग भी, और बाहर इन्हें मिलता है गोजो सतोरू जो पहुंच गया था इन्हें बचाने के लिए। साथ ही गेतो एंड अदर मेंबर्स भी थे। गेतो की कर्स्ड स्पिरिट इस कर्स्ड स्पिरिट को खा लेती है। अब यहाँ पे गेतो के पास पावर है कि वो एब्जॉर्ब की हुई कर्स्ड स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है। ये बात जान के तो आयोरी काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है कि उनको उस मेंशन के अंदर 2 दिन हो गए थे, क्योंकि बैरियर एक ऐसी चीज है जो उस जगह को बाकी की दुनिया से काट देती है, तो टाइम भी रिलेवेंट नहीं बचता है। तो ये था एक आम सा इंसिडेंट। इसी के साथ सभी सेफ होते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, तो अब बचा क्या है? कुछ नहीं। इस हादसे को बड़ा सिंपल सा एक गैस लीक का एक्सीडेंट बता के खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अब एक होने वाला है बहुत बड़ा इंसिडेंट, क्योंकि इन दोनों को मिलता है इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन, और ये मिशन इन दोनों की जिंदगी बदलेगा, साथ ही बाकी सबकी भी। तो ये मिशन है स्टार प्लाज्मा वेसल को मास्टर टेंगेन तक लाने का। जो मास्टर टेंगेन है आखिर में वो है कौन? एक काफी पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर, और उम्र में इन सबके दादा, क्योंकि उनकी एज कई 100 साल है। और उनकी इम्पोर्टेंस को इसी बात से समझा जा सकता है कि जो बैरियर जुजुत्सु हाई को बचाते हैं उसके पीछे उन्हीं की पावर है। यानी अगर टेंगेन नहीं होंगे तो जुजुत्सु हाई को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात यह है कि जब टेंगेन इतने ज़्यादा पावरफुल हैं तो उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल की क्या ज़रूरत? दरअसल वो इमॉर्टल है, जिस कारण वो कभी मर नहीं सकते, लेकिन बुढ़े जरूर हो सकते हैं, जिसके बाद वो इवॉल्व हो जाते हैं बिल्कुल पोकेमॉन की तरह। लेकिन दिक्कत ये है कि वो इवॉल्व होने के बाद अच्छाई के साथ रहेंगे कि नहीं पता नहीं। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज बन जाए जो इंसानियत को खत्म कर दे। इसी को रोकने के लिए हर 500 साल में वो एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, जिससे वो इंसान ही रहे। अब गड़बड़ ये हो गई है कि जो स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन है वो लीक हो गई है, जिस कारण 2 ग्रुप, कर्स यूजर ग्रुप क्यू और स्टार रिलीजियस ग्रुप, ये दोनों ही स्टार प्लाज्मा वेसल को मारना चाहते हैं। तो ये दोनों तुरंत उस जगह पहुंचते हैं जहां स्टार प्लाज्मा वेसल को रखा गया था। गेतो उस कमरे में पहुंचता है और उसके पहुंचते ही बूम, गेटो बच जाता है। फिर वो इस लड़की को बचाता है। हाँ, यही वेसल है।
ये कांड किया था ग्रुप क्यू के एक सोल्जर ने, जिसका हाल गेतो थोड़ी देर में कुछ ऐसा कर देता है। कौन किस में घुस रहा है पता ही नहीं है। गोजो को भी मारने के लिए एक सोल्जर आया था, जिसे गोजो बड़े प्रेम से संभाल लेता है। चलो अब बात करते हैं लड़की के बारे में। ये जो लड़की है इसका नाम है रिको। ये टिपिकल गुड गर्ल है। इसे पता है कि ये मर जाएगी, फिर भी काफी पॉजिटिव है। यहाँ हमारे सॉर्सरर्स रिको की मेड कुरोई से भी मिलते हैं, जिसके बाद इनका अगला स्टॉप होता है रिको का स्कूल, बिकॉज टेंगेन के साफ ऑर्डर थे रिको की सारी विशेष को पूरा करने का। ये चीज दिखाती है कि टेंगेन में भी इमोशंस हैं, लेकिन कोई भी चीज शांति से होती कहाँ है। रिको पे अटैक हो जाता है, बिकॉज रिको को मारने के लिए ब्लैक मार्केट में बोली लगाई जा चुकी है। इस बोली की टाइम लिमिट भी है, जो कि है 48 घंटे की। तो फिर ये ढूंढना शुरू करते हैं रिको को स्कूल में। इसी में ही सुगुरु का सामना होता है ये कर्स यूजर से, जो शिकिगामी को समन कर सकता है। पहला अटैक सुगुरु का, बट ये भी एक्सपीरियंस्ड, इस कारण से बच जाता है। लेकिन जब ये क्लोज कॉम्बैट के लिए आता है तो सुगुरु खत्म कर देता है इसे पूरी तरीके से। गोजो रिको को ढूंढ लेता है, परंतु जो अचानक उसके नए फैंस बनते हैं उनके लिए उसे पोज करना पड़ता है। एनीवेज, गोजो रिको के मजबूत कपड़ों का फायदा उठाते हुए उसे लेते हुए भागता है, लेकिन उसे घेर लिया जाता है। बट गोजो की पावर इन्फिनिटी सब पे भारी है, तो ये कहाँ टिकने वाला था। गोजो को इसकी बैंड बजाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता और सारी चीजें सही हो जाती है। वेल, मजाक था। रिको तो बच जाती है, लेकिन गेतो एक बहुत बड़ी गलती कर दिया था। वो कुरोई जो कि मेड है उसको अकेला छोड़ाया था स्कूल में, जिस कारण वो किडनैप हो जाती है। तो अब तरीके से इनको जाना चाहिए था रिको को लेके जुजुत्सु हाई, पर ये पहुंचते हैं ओकिनावा आइलैंड मेड को बचाने के लिए, और बड़े ही आराम से मेड को बचा लिया जाता है। फिर सोचा जाता है कि चलो अब इतने अच्छी जगह पे आए हैं तो थोड़े मज़े कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये सभी मज़े करने लगते हैं, और रिको के लिए तो ये कुछ ऐसा होता है कि बस ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट उसका यही है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम पैदा करेगी वो ये है कि गोजो लगातार जग रहा है और वो सोया नहीं है एक सेकंड के लिए भी। इतना तो ठीक है, साथ ही साथ वो अपनी इन्फिनिटी की पावर को भी एक्टिवेट किया हुआ है, जो उसको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है। ये वहाँ पे एक दिन बिताते हैं और उसके बाद फिर जुजुत्सु हाई पहुँचते हैं, और जुजुत्सु हाई ये लोग सेफली पहुँच जाते हैं। और इसी टाइम पर यह भी होता है कि रिको पे जो बोली लगी थी उसका भी टाइम पूरा हो चुका होता है, तो गोजो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मतलब जो अपनी इन्फिनिटी की पावर है उसे यूज़ नहीं कर रहा होता। इसी टाइम हम देखते हैं कि एक तलवार गोजो के आर पार हो जाती है, और ये चीज़ होते हुए सभी शॉक में देख रहे होते हैं। ये काम करने वाला एक हट्टा कट्टा बंदा होता है जो जुजुत्सु हाई में बैरियर लगे होने के बावजूद भी घुस आया है। तुरंत उस पर काउंटर अटैक करते हैं। जो मौका मिलता है उसमें तुरंत सुगुरु जो होता है रिको को टेंगेन के पास लेके जाता है, और गोजो वहीं रुक जाता है इस बंदे से लड़ने के लिए। तो अब इस बंदे की बात करें तो इस बंदे का नाम तोजी है। ये गोजो का ये डाउट क्लियर करता है कि आखिर में बाउंटी का टाइम खत्म हो गया है, तो ये क्यों उस पर हमला कर रहा है, क्योंकि बाउंटी जो थी वो इसी ने रखी थी रिको के ऊपर, और इसी बात से गोजो समझ जाता है कि वो जाल में फंस चुका है। तो आखिर में ये सब हुआ कैसे, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रिको के पीछे दो ग्रुप पड़े थे, एक ग्रुप क्यू जिसको हमने एक्शन में देख लिया, लेकिन जो एक और ग्रुप था स्टार रिलीजियस ग्रुप, उसको तो हमने कोई हरकत करते हुए देखा ही नहीं। वेल, उन्होंने हरकतें की हैं। उन्होंने हायर किया था तोजी फुशिगिरो को, जो कि एक सॉर्सरर किलर है, अपने काम में बिल्कुल माहिर, और ये बंदा हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था जो भी कुछ हो रही थी, और इसे पता था कि गोजो को सीधे नहीं मारा जा सकता। तो करे क्या, एक ही रास्ता है, गोजो को एग्जॉस्ट कर दिया जाए काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए पहले रिको पे बाउंटी रखी ताकि गोजो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए, और उस पर टाइम लिमिट भी रखी ताकि वो टाइम लिमिट पूरा होते ही गोजो रिलैक्स हो जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आखिर में बैरियर लगे होने के बावजूद भी कैसे जुजुत्सु हाई में घुस आया तोजी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। दरअसल तोजी के पास कोई कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं,
हेवनली रेस्ट्रिक्शंस के कारण, लेकिन यही चीज़ उसे इमेंस फिजिकल पावर भी देती है। तो अब यहाँ पे गोजो को ये नुकसान है कि भले ही उसके पास 6 साइज है जो फर्स्ट एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, पर वो बेकार हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि अब उसकी लड़ाई है तोजी से। वैसे तोजी की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि गोजो की आंखें उसको सही से फॉलो ही नहीं कर पाएंगी, और वो चीज़ अभी हम लड़ाई में देखेंगे। गोजो पहला अटैक करता है तोजी पे। तोजी हवा की रफ्तार में वहाँ से गायब होते हुए हथियार बदलता है, फिर पूरी रफ्तार से दौड़ता है और थोड़ा मोमेंटम गेन करता है और गोजो पे हमले की कोशिश है उसकी, जो कि नाकामयाब साबित होती है। तोजी काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका जाता है। तब गोजो उस जगह पर पहुंचता है, तोजी गायब था उस जगह से। आसपास काफ़ी सारी बिल्डिंगें थी जिसमें तोजी छुप सकता था, तो गोजो पूरे एरिया को ही साफ कर देता है, लेकिन इतने में ही उसे फ्लाई हेड्स घेर लेते हैं, जिससे गोजो की विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाती है। इसी मौके पे तोजी स्पेशल कर्स्ड टूल से गोजो की इन्फिनिटी को चीरते हुए उसे गले पे मारता है, फिर चीर देता है पूरा, और उसके बाद भी काफ़ी सारे हमले करता है उस पर। गोजो वहीं बेजान पड़ा होता है। ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे टेंगेन है। रिको को बस ये जो बड़ा पेड़ है वहाँ पे जाना है और एक और बैरियर क्रॉस करना है, जिसको सिर्फ वही क्रॉस कर सकते हैं जिसको टेंगेन अलाउ करे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो पाता इससे पहले ही तोजी रिको को मार देता है। सुगुरु उसकी और रेम्बो ड्रैगन भेजता है। ड्रैगन तोजी को लेके उड़ जाता है, फिर भी तोजी बुलेट फायर करता है सुगुरु की ओर और सुगुरु उसे ब्लॉक करता है। ड्रैगन तोजी को जोर से पटकता है। सुगुरु भी इनके पीछे उस जगह पहुंचता है। अब शायद से तोजी का मन थोड़ा टहलने का था, इसीलिए ये दोनों टहलना शुरू करते हैं। तोजी सुगुरु को अपनी कर्स्ड स्पिरिट के बारे में बताता है जिसे वो अपने अंदर छुपा सकता है, यानी वो उसको खा लेता है। इस स्पिरिट में उसके सारे हथियार होते हैं, यानी ये एक तरीके से उसका स्टोरेज बैग है। कर्स्ड एनर्जी ना होने के कारण वो इनविजिबल है, यानी वो सारे बैरियर्स को क्रॉस कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली जब वो इस स्पिरिट को बॉडी के अंदर रखता है तो ये स्पिरिट भी इनविजिबल हो जाती है, और इसी तरह ये हथियार लेके इस जगह में घुस पाया। जहाँ पे टेंगेन थे वहाँ पे कैसे घुसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे और सिर्फ एक ही दरवाजा है जिससे इस जगह में आया जा सकता है। तो तोजी ने इस्तेमाल किया बियर ग्रिल्स वाला तरीका, क्योंकि उसके पास सेंसेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और सेंसिटिव है, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सुगुरु फिर से रेम्बो ड्रैगन समन करता है जो तोजी को हवा में फेंकता है। तोजी सुगुरु के सारे अटैक ब्लॉक करता है या तो उन्हें अवॉइड करता है, फिर रेम्बो ड्रैगन को काट देता है वो। अंत में ये दोनों ही गिरती हुई बिल्डिंग में होते हैं। सुगुरु एक और कर्स्ड स्पिरिट यूज करता है जो किसी काम का नहीं होता। तोजी उसे खत्म कर देता है उस स्पिरिट को। इसके बाद तोजी सुगुरु को भी काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। फिर ये सीन कट हो जाता है और अब हम पहुंच जाते हैं स्टार प्लाज्मा वेसल वालों के ऑफिस में, जहाँ पे तोजी रिको की जो बॉडी रहती है उन्हें देता है और अपनी पेमेंट लेता है। इसके बाद बड़े आराम से वो उस जगह से जा ही रहा होता है कि उसको उसके सामने एक भूत दिखता है, और इस भूत का डर उसके चेहरे पे साफ था। ये भूत होता है गोजो सतोरू। वैसे वो भूत नहीं है, वो जिंदा बच गया। अब हुआ कैसे ये, तो गोजो ने अपने अंत समय में जस्ट मरते मरते रिवर्स कर्स टेक्निक सीख ली थी। इसको वो बहुत समय से समझ नहीं पा रहा था। वह लगता है मरते वक्त इंसान का दिमाग ज्यादा तेज काम करता है। तो जी बिना कोई टाइम गवाए तुरंत हमला करता है। गोजो बचते हुए रेड से मारता है। तोजी फेंका जाता है, हालांकि उसको कुछ इतना बुरा लगी नहीं होती। तोजी फिर से गोजो को मारने की कोशिश करता है, पर अब गोजो पर्पल टेक्निक का यूज करता है, जो कि तोजी के लिए बिल्कुल एक नई टेक्निक थी। तोजी देखता है तो उसका आधा शरीर गायब हो चुका था। तोजी ये कहते हुए मरता है कि 2 से 3 साल में मेरे बेटे को जेनिन क्लैन को बेचा जाएगा, तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद गोजो रिको की बॉडी को लेके निकल ही रहा होता है उस जगह से कि सुगुरु भी उस जगह पे पहुंच जाता है, जहां ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे सभी तालियां बजा रहे होते हैं रिको के मरने पर। गोजो पूछता है सुगुरु से कि क्या हमें इन सबको मार देना चाहिए। सुगुरु इन सबको एक आम मेंबर्स बताते हुए बोलता है कि मास्टरमाइंड तो कहीं और है, तो इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज का असर सुगुरु पर काफी गहरा पड़ा है। अब इस इंसिडेंट के बाद 1 साल बीत जाता है
और हमेशा की तरह गोजो और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वहीं सुगुरु उस मेंटल स्टेट में है जो हमने शुरुआत में देखी थी। तब ये जो सुगुरु इतना डिप्रेस्ड है उसकी बात होती है यूकी से, जो कि तगड़ी जुजुत्सु सॉर्सरर है। वो उसको सही सलाह देती है कि उसे वो चीज चुनना चाहिए जो वो बनना चाहता है। लेकिन सुगुरु ये सुन के अपना मन बना लेता है कि सब कुछ नॉन सॉर्सरर के कारण हो रहा है, यानी ह्यूमंस के कारण हो रहा है। आखिर में स्पिरिट्स उन्हीं के कारण तो पैदा होती है, उनके नेगेटिव इमोशन से। इसी के बाद हम देखते हैं कि सुगुरु ने एक पूरे गांव को ही खत्म कर दिया था। वहाँ के जितने लोग थे उसने सबको मार दिया था। अब ऐसा क्यों? दरअसल उस गाँव में एक कर्ज स्पिरिट थी जिसे वो खत्म कर देता है। फिर भी ये गाँव वाले इन दोनों बेकसूर बच्चों को सारी चीजों की वजह मान रहे थे और इनके साथ जानवरों तरह व्यवहार कर रहे थे। और हमें तो पता ही है सुगुरु का माइंड कैसा था, तो वो सबको निपटा देता है। सुगुरु को जुजुत्सु हाई एक्सपेल कर देता है, साथ ही मारने का ऑर्डर भी दे देता है। गोजो को इन सब पे यकीन ही नहीं होता। मिस्टर यागा कंफर्म करते हैं कि सुगुरु ने अपने माँ बाप तक को मार दिया है। इसके बाद गोजो एक आखिरी बार सुगुरु से मिलता है, जहाँ सुगुरु बताता है कि वो अब अपना रास्ता चुन चुका है। गोजो उसे मारने की सोचता है लेकिन मार नहीं पाता। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता, बस सुगुरु जो होता है स्टार रिलीजियस ग्रुप पे कब्जा कर लेता है और यहाँ गोजो मेगुमी को ढूंढ लेता है, तोजी फुशिगिरो का बेटा। गोजो उसे सीधे बता देता है कि उसने ही उसके पापा को मारा है। मेगुमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेगुमी सुमिकी जो उसकी स्टेप सिस्टर है उसके बारे में बात करता है गोजो से। उसकी भी जो माँ है उसको किसी ने मार दिया है। गोजो हैरान होता है कि ये बच्चा इतना ज्यादा समझदार है। वो उसे ऐसे ही कहता है, टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो की आंखें खुलती हैं और वहाँ होता है यूजी एंड ग्रुप, यानी कहानी प्रेजेंट में आ चुकी है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।